12 अक्टूबर 1972 एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन साउथ अमेरिका के एक देश यूरुग्वाय से चिली की कैपिटल सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में रग्बी टीम के प्लेयर्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रेवल कर रहे थे। कुल मिलाकर 45 लोग इस प्लेन में सवार थे। आमतौर पर इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके रास्ते में आती हैं एंडीज की खौफनाक पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज कि ये पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यही खूबसूरत सी दिखने वाली पहाड़ियाँ इन लोगों के लिए खौफनाक साबित होती हैं। दरअसल इस दिन जब ये प्लेन यहाँ से गुजर रहा था, तब यहाँ पर एक भयंकर तूफान आता है, जिसकी वजह से पायलट ये डिसाइड करते हैं कि वे एक दिन के लिए अर्जेंटीना में स्टे करेंगे और जब कल मौसम साफ हो जाएगा तब वे लोग वापिस उड़ान भरेंगे। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और अगले 1 घंटे तक सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल अचानक से प्लेन के सामने बादल आ जाते हैं और पायलट्स को कुछ भी नहीं दिखाई देता, और जब तक प्लेन बादलों से बाहर निकलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन एक झटके में 2 हिस्सों में टूट चुका था। इस एक्सीडेंट की वजह से प्लेन में पीछे बैठे 3 पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन कुछ देर के लिए तो हवा में रहता है, लेकिन फिर एक बार फिर पहाड़ से टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से कुछ और पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा एक ग्लेशियर पर जाकर गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन उस पहाड़ से नीचे की तरफ आता है और फाइनली 700 मीटर फिसलने के बाद एक आखिरी झटके से प्लेन रुक जाता है। इस हादसे में 12 लोग और मारे जाते हैं, जिनमें 2 पायलट्स भी शामिल थे। ये प्लेन अब दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज में बर्फ के बीचों बीच क्रैश है, लेकिन फिर भी 33 पैसेंजर्स ऐसे थे जो इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं। इनमें से कई लोग बुरी तरह जख्मी थे और ये बात किसी को नहीं पता थी कि ये लोग कहाँ हैं और अब इन्हें आगे क्या करना है। प्लेन क्रैश की ये दर्दनाक कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। वे लोग उस वक्त ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। ये दिल दहला देने वाली कहानी है यूरुग्वाइन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की। क्रैश के बाद 2 लोग ऐसे भी थे जिनको कोई चोट नहीं आई थी। एक थे 19 साल के रॉबर्ट कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो जेर्बिनो। किस्मत से ये दोनों लड़के मेडिकल के स्टूडेंट थे। ये दोनों फौरन इस काम पर लग जाते हैं कि कैसे जख्मी लोगों को ठीक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन के रडार पर से गायब होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया जाता है। 4 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इन लोगों को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स देर रात तक इन लोगों की तलाश करते हैं, लेकिन क्योंकि एयरप्लेन सफेद रंग का था, इसलिए ये लोग बर्फ के बड़े बड़े सफेद पहाड़ों पर इस एयरप्लेन को नहीं ढूंढ पाए। वहीं प्लेन में मौजूद सर्वाइवर्स ये सोचते हैं कि उन्हें बस किसी तरह आज की रात बितानी है और अगले दिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 5 जख्मी पैसेंजर्स इस बर्फीली रात को सह नहीं पाते और अब सिर्फ 28 लोग जिंदा बचते हैं। ये लोग प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों की मदद से शेल्टर बनाते हैं। लगेज के बैग्स, टूटी हुई सीटें और प्लेन के बाकी टुकड़ों की मदद से ये लोग एक दीवार बनाते हैं ताकि प्लेन में अंदर ठंडी हवा या फिर बर्फ ना आ जाए। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय के 11 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को नहीं ढूंढा जा सका। सर्वाइवर्स प्लेन की छत पर लिपस्टिक की मदद से बड़ा बड़ा SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिपस्टिक की कमी होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। उस दिन इन्हें 3 हवाई जहाज नजर आते हैं। ये लोग उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए चीखते चिल्लाते हैं और तो और अपने हाथों को हवा में भी लहराते हैं, लेकिन किसी भी हेलीकॉप्टर ने इनको नोटिस नहीं किया और इस तरह एक और दिन ऐसे ही जख्मी हालत में गुजर जाता है। क्रैश के तीसरे दिन फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के दौरान कोमा में चले गए थे, वे जाग उठते हैं। उठते ही उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उनकी मदर क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वे उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद प्राडो की बहन चल बसती है। अब जितने भी सर्वाइवर्स बचे थे उनमें से ज्यादातर ऐसे थे
जो गर्म इलाकों में रहते थे। इसकी वजह से उन्हें -30 डिग्री की इस ठंड को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल लग रहा था। क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम थक हार कर ये मान लेती है कि अब तक ठंड के मारे सभी लोगों की मौत हो चुकी होगी, इसलिए करीब 8-10 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में कुछ लोगों को एक रेडियो मिलता है। इनमें से एक सर्वाइवर जिसका नाम रे हार्ले था, वे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट थे। वे इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वे एक लंबा सा एंटीना बनाते हैं और करीब 2 दिन के बाद ये रेडियो फाइनली ऑन हो जाता है। लेकिन ऑन होने के बाद ये मालूम पड़ता है कि ये रेडियो एक 1 वे रेडियो था, यानी इसे सिर्फ बातें सुनी जा सकती थी, अपनी बातें कहीं और पहुंचाई नहीं जा सकती थी। कुछ देर के बाद रेडियो पर इन्हें ये खबर सुनाई देती है कि इनके लिए हो रहे सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद सभी लोगों की उम्मीद टूट जाती है और तो और कुछ लोग तो रोने भी लग जाते हैं। अब इन्हें क्रैश हुए करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे और अब तो खाना भी खत्म होने को आ चुका था। इन लोगों ने प्लेन के हिस्सों को काट कर खाना चालू कर दिया, जैसे सीटों पर लगा लेदर और कॉटन, लेकिन इसकी वजह से वे और बीमार होते चले गए। अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब इन्हें जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों को खाना पड़ेगा। लेकिन ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जब इन्हें ये महसूस हो गया कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तब इन्हें ना चाहते हुए भी ये स्टेप लेना पड़ा। क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1972 को रात के टाइम जब ये सारे लोग सो रहे थे, तब अचानक से बर्फ का तूफान आता है और ये बर्फ देखते ही देखते प्लेन में अंदर तक भर जाती है। इसकी वजह से 8 और लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग जिंदा बचे थे। जिंदा लोगों में से ही एक ने 2 दिनों तक लगातार बर्फ को खोद खोद कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि बाहर तो बर्फ का तूफान अभी भी चल रहा है और इसी वजह से ये सभी लोग अगले 3 दिनों तक प्लेन के अंदर ही बैठे रहते हैं। 3 दिन के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं, तब तक मौसम साफ हो चुका था। अब तक इन्हें ये एहसास हो चुका था कि अगर इन्हें जिंदा बचना है तो इन्हें खुद से ही कोशिश करनी होगी। ये लोग सोचते हैं कि अगर मरना ही है तो पूरी कोशिश करके मरा जाए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग, जिनका नाम केनेसा, प्राडो और विजेंटिन था, ये तीनों मदद ढूंढने जाएंगे, इसलिए इन्हें ज्यादा खाना और गर्म कपड़े दिए गए। ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये वेस्ट की ओर चलते हैं तो ये चिली के किसी गांव में पहुंच सकते हैं, लेकिन इनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। क्रैश को हुए करीब 33 दिन बीत चुके थे। कई घंटे पैदल चलने के बाद इन लोगों को अपने ही प्लेन का टूटा हुआ पीछे का हिस्सा मिलता है, जिसमें से इन्हें थोड़ा बहुत खाना, कपड़े और दवाइयाँ मिलती हैं। इस सामान को लेकर ये फिर से चलना शुरू करते हैं। क्रैश को अब 59 दिन बीत चुके थे। एक बार फिर बर्फ का तूफान आता है, जिसमें 3 और लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों लोग अभी भी चल रहे हैं और एक पल ऐसा आता है जब इनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और लगातार दिन रात चलते रहते हैं। ये कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं ताकि इन्हें ये दिख सके कि कहीं आसपास इंसानी बस्ती तो नहीं है, लेकिन हर बार इन्हें नाकामी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी इनका ध्यान दूर एक पहाड़ पर जाता है जिस पर बर्फ नहीं थी। ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इन्हें उसी तरफ जाना चाहिए। कुछ दिन और चलने के बाद ये लोग एक वैली में पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्हें एक नदी दिखाई देती है। उस वक्त एक नदी का मिल जाना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ये लोग नदी से पानी पीते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये नदी के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ऐसे इलाकों में नदी के किनारे किसी गांव के मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसी नदी के साथ साथ चलने के बाद 9वें दिन इन्हें इंसानों के होने का एहसास होने लगता है। इन्हें खेतों में कुछ गायें नजर आती है और थोड़ा और आगे चलने के बाद इन्हें नदी की दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये इन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। तभी एक आदमी का ध्यान इनकी ओर चला जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है टुमारो, मतलब वो कल फिर से आएगा। अगले दिन वो आदमी अपने साथ कुछ खाना और एक पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर और पेंसिल को एक पत्थर के सहारे इन लोगों की तरफ फेंक देता है। करीब 2 महीने तक जैसे तैसे जिंदा रहने के बाद ये सर्वाइवर्स अपने बारे में किसी को बताने वाले थे। ये लिखते हैं, हम यूरुग्वाइन से आए हैं। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। हमारे बाकी साथी जख्मी हालत में क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमारे पास खाना भी नहीं बचा है।
प्लीज हमें बचा लो। जब वो आदमी इस नोट को पढ़ता है तब वो हैरान रह जाता है। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिनके मरने की खबर उन्होंने 2 महीने पहले सुनी थी। वो एक ब्रेड का पैकेट इनकी ओर फेंकता है और फिर तुरंत मदद के लिए रवाना हो जाता है। करीब 10 घंटे सफर करने के बाद वो आदमी एक आर्मी बेस पर पहुंचता है और उनको ये सारा इंसिडेंट बताता है। तुरंत इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये लोग क्रैश साइट से 61 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और फाइनली 72 दिन के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये दिल दहला देने वाली कहानी है फ्लाइट 571 की, जिसमें लोगों का जिंदा बचा रहना एक मिरेकल समझें या फिर उनका डिटर्मिनेशन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।